नमस्कार, जय हिंद साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे। अतः इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, जिसमें हम लोग वाइगोत्स्की के बारे में, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, समाजीकरण, जेंडर रूढ़िवादिता, समीपस्थ विकास और आत्म केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, पहले भाषा या पहले संज्ञान, बच्चे की त्रुटि, बुद्धि, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, ओपन माइंडेड प्रश्न और क्लोज एंडेड प्रश्न तथा कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में जानेंगे, जो परीक्षा हॉल में आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो को आप लोग एग्ज़ाम से पहले 2 बार अवश्य देख लीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके एग्ज़ाम से पहले 2 बार अवश्य देख लीजिएगा, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका आप लोग नोट्स के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे वाइगोत्स्की के बारे में, यानी समाज का जहाँ वर्णन हो, यानी बालक समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके सामूहिक कार्य के माध्यम से सीखेगा। समाज अंतःक्रिया सामूहिक जहाँ दिया रहेगा टैग वर्ड के अंतर्गत, वह वाइगोत्स्की में शामिल होगा, यानी वाइगोत्स्की के स्टेटमेंट के अंतर्गत सही होगा। और अगला जीन पियाजे ने बच्चे द्वारा ज्ञान का निर्माण के बारे में बताया। इन्होंने 4 अवस्थाएं मुख्य रूप से बताई। इन चारों अवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली अवस्था है संवेदी गामक या संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष होती है, जिसमें वस्तु स्थायित्व, अनुकरण, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, हंसना, रोना, बोलना, परावर्ती क्रिया और अनुकरण मापा दाबा इस प्रकार अनुकरण करता है। और इंद्रिय आधारित अधिगम होता है, जो स्मृति आधारित अधिगम एवं मानसिक निरूपण के द्वारा होती है, पहली अवस्था। और दूसरी अवस्था जो है वह पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है, 2 से 7 वर्ष है, जिसमें बालक भ्रम की अवस्था में रहता है या अविलोमीयता, संरक्षण का अभाव होता है। इसमें केंद्रीकरण होता है। जीववाद सेकंड में होता है, फर्स्ट में नहीं है। जीववाद सेकंड में होता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और इसमें गिनती, वर्णमाला, क्रम आदि की शुरुआत दूसरी अवस्था में करता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। इसमें दृष्टिकोण को समझ पाने में असफल होता है और अहम केंद्रितता की भावना इसमें रहती है, यानी भ्रम की अवस्था भी इसे कहा जाता है। और तीसरी अवस्था जीन पियाजे का जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था इसे कहते हैं, जिसमें बालक गणितीय क्षमताएं सीखता है, विलोमीयता के बारे में सीखता है, संरक्षण, गणितीय संक्रिया, क्रम परीक्षण, तार्किक की शुरुआत, समानता एवं अंतर के बारे में बालक इसमें सीखता है। और चौथी अवस्था जो है वह औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें बालक समझदार हो जाता है, यानी जो 11 से 15 वर्ष की आयु, यानी 11 से ऊपर आयु वर्ष के बालक के अंतर्गत औपचारिक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो अमूर्त चिंतन करने लगता है। अपसारी चिंतन, या अपसारी मतलब प्रसाव, एक की कोई प्रश्न का जब अलग अलग आंसर आ जाता है, अलग अलग उत्तर निकलते हैं, तो वह अपसारी होता है। अपसारी का मतलब प्रसार से अंतर्गत आता है, ओपन माइंडेड क्वेश्चंस। और इसमें तार्किक चिंतन, यानी चौथी अवस्था में तार्किक चिंतन बालक करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने चारों अवस्था के बारे में जाना। अब अगला पॉइंट है कोहलबर्ग ने। तो कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा के बारे में बताया, यानी क्या समाज में उचित है, क्या अनुचित है, उसके बारे में कोहलबर्ग ने बताया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे। तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, ठीक। उन्होंने हिंज नामक व्यक्ति पर अध्ययन किया, जिसकी पत्नी एक प्रकार की कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी। कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर प्रयोग किया था, ठीक। कोहलबर्ग ने कुल मिलाकर 3 स्तर बताए। कोहलबर्ग ने कितने स्तर बताए? 3 स्तर बताए। 3 स्तर कोहलबर्ग ने बताए, जिसमें पहली स्तर है वह पूर्व नैतिक या पूर्व रूढ़िवादी स्तर, जिसमें लेन देन, डर, आज्ञा आदि का वर्णन किया। यानी पहली अवस्था में बच्चे की स्वतंत्रता, इच्छा तथा माता पिता के नियंत्रण के बीच नैतिक दुविधा बनती है। इस अवस्था में नैतिकता का अभाव, पहली अवस्था में नैतिकता का अभाव, यानी डर, आज्ञा आदि तथा नैतिकता व कारकों से आती है, यानी डर से नैतिकता आती है और आज्ञा के द्वारा नैतिकता आती है, यानी बाहरी कारकों के द्वारा नैतिकता पहली अवस्था में आती है। बालक इसमें दुविधा में रहता है। दंड एवं आज्ञा पालन, यानी माता पिता के नियंत्रण में बालक इसमें रहता है। जैसे किसी बालक को मिठाई दिया जाता है तो बालक सोचता है कि थोड़ी मिठाई अपने भाई को दे दें या स्वयं खा लें, नहीं तो भाई बीमार हो जाएगा। इस प्रकार उसमें भावना में पाई जाती है पहली स्तर में। और
कोहलबर्ग के जो दूसरा स्तर है इसे नैतिक रूढ़िवादी या परंपरावादी अवस्था कहते हैं, जो दुनिया के सामने अच्छा बनने का नाटक बालक करता है, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था भी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट में कानून व्यवस्था की अवस्था भी कह सकते हैं, यानी बालक इसमें भी नैतिक दुविधा में रहता है, मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ या अनुकरण दोहराने के माध्यम से इसमें बालक अपने निर्णय लेता है। और तीसरी अवस्था में नियम कानून से संबंधित इसमें वर्णन किए जाते हैं, यानी तीसरी अवस्था को उत्तर नैतिक या उत्तर रूढ़िवादी या उत्तर परंपरावादी अवस्था भी कहा जाता है। इसमें सामाजिक अनुबंधन और सार्वभौमिक नैतिकता भी कहा जाता है, यानी तुम मुझे टमाटर दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, इस प्रकार की भावना इसमें रहती है। जैसा बालक को मिलता है उसी अनुसार बालक देने का कार्य करता है, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग का यह सिद्धांत उनकी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट से ली गई है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है समाजीकरण। तो समाजीकरण बालक में दो प्रकार से होता है। प्रथम समाजीकरण परिवार तथा माता पिता, और दूसरा समाजीकरण जो है यह विद्यालय, मीडिया, समाचार पत्र, इसके माध्यम से बालक समाजीकरण के तहत समाज से सीखता रहता है। और जेंडर रूढ़िवादिता में लड़का लड़की को समान अवसर न देना, ये जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, यानी जेंडर रूढ़िवादिता में लड़का लड़की किसी एक की उपेक्षा करना शामिल होता है। अगला पॉइंट है समीपस्थ विकास, यानी पाड़ ढांचा, या ये वाइगोत्स्की का है। पाड़ को क्या बोलते हैं, इसका फोल्डिंग, यानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंतर्गत समीपस्थ विकास पाड़ ढांचा आएगा। ठीक, MKO जिसे बोला जाता है। और अगला पॉइंट है आत्मकेंद्रित वार्ता, यानी जीन पियाजे ने ही आत्मकेंद्रित वार्ता के बारे में बताया। और अगला पॉइंट व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता को बताया। और पहले भाषा आती है, यह किसने कहा, वाइगोत्स्की ने बताया कि पहले भाषा आती है, जबकि जीन पियाजे ने बताया कि पहले संज्ञान आता है। संज्ञान का मतलब होता है जानकारी से होता है। तो जीन पियाजे ने बताया कि पहले संज्ञान आता है फिर भाषा आती है। अगला पॉइंट बच्चे की त्रुटियां, अच्छी बात है, यानी बच्चे जो त्रुटि करते हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि त्रुटियों के माध्यम से ही बालक क्या होता है, सीखता है। अगर त्रुटियां बालक नहीं करेंगे तो बालक में सीखने की क्षमता कम रहेगी। अगला पॉइंट बुद्धि। तो बुद्धि गार्डनर के अनुसार मुख्य रूप से 9 या 8 प्रकार की होती है, 9 मान सकते हैं, यानी गार्डनर ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए। और अगले पॉइंट में आंतरिक अभिप्रेरणा पॉजिटिव होता है, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा निगेटिव होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी स्वयं से प्रेरित होकर पढ़ना, यानी रुचि, संज्ञान आदि के माध्यम से प्रेरित होकर सीखना। और अगले पॉइंट में हम लोग अपसारी चिंतन में एक से ज़्यादा उपाय होते हैं। अपसारी चिंतन में एक से ज़्यादा उपाय होते हैं, यानी कोई प्रश्न है उसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। ठीक, और अभिसारी चिंतन में क्लोज होता है, जो एक से अधिक उत्तर नहीं होते, यानी अपसारी चिंतन प्राथमिक स्तर के लिए गलत है, निगेटिव टैग वर्ड है, और अपसारी चिंतन प्राथमिक स्तर के लिए पॉजिटिव आंसर है। और साथियों इस प्रकार हम लोगों ने कुल मिलाकर 12 टॉपिक के बारे में जाना। अब हम लोग आगे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में देखेंगे, जो एग्जाम से पहले आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे। प्रश्न को आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखकर आप लोग प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्यापक कथन चुने, यानी जो सबसे बड़ा प्रश्न होगा विकल्प के माध्यम से उसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़कर वही चुन सकते हैं। अगर वह प्रश्न के आंसर आप लोगों को पता नहीं है तो सबसे बड़ा जो प्रश्न होगा वही प्रश्न आप लोग विकल्प के माध्यम से विकल्प में चयन कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट बच्चे का फायदा ढूंढेंगे, यानी बच्चे के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर बच्चे का किस प्रकार विकास हो सकता है, बच्चा कैसे सीख सकता है, किस प्रकार बच्चे के शिक्षण कार्य को अच्छे से किया जा सकता है, इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और तीसरे पॉइंट में आप लोग यानी 100% ईमानदार शिक्षक बनकर रहेंगे। 100% ईमानदार यानी बालक को ध्यान में रखते हुए बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित आप लोग बिल्कुल ईमानदार रहेंगे। 100% ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करते हुए आंसर का चयन करेंगे। और अगला पॉइंट है बच्चों को ध्यान में रखकर प्रश्न का आंसर देंगे, यानी बच्चे को ध्यान में रखकर आप लोग प्रश्न का आंसर
का चयन करेंगे। अगला पॉइंट, बच्चा बनकर सोचेंगे, यानी आप लोग बच्चे की तरह बनकर सोचेंगे कि किस प्रकार हम लोग सीखेंगे, कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे हमारे सर्वांगीण विकास हो सकते हैं। ठीक। अगला पॉइंट है, प्रश्न को ध्यान में रखकर पढ़ना है, यानी कोई भी प्रश्न हो उसको ध्यान में रखकर पढ़ना है। जैसे कोई प्रश्न पूछ देगा, उसमें नहीं जो दिया रहता है वह छुपा रहता है, यानी पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया जा सकता है उस पर। लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ेंगे तो उसको भी ध्यान में रखकर आप लोग आंसर करेंगे, क्योंकि अधिकतर 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे भी गलत हो सकते हैं लापरवाही के माध्यम से। अतः आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। और अगला पॉइंट, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, यानी प्रश्न को सॉल्व करते समय आप लोग जल्दीबाजी नहीं करेंगे। चाहे मैथ, सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, किसी भी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते समय आप लोग जल्दीबाजी नहीं करेंगे। एक पेज में कम से कम 5 से 7 प्रश्न होते हैं। 5 से 7 प्रश्न को आप लोग ऑप्शन के माध्यम से ट्रिक लगाकर आप लोग उसको रंग सकते हैं। जो आए उसको रंग सकते हैं, जो नहीं आए उसको छोड़कर उसको गोला बनाकर प्रश्न के नंबर पर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, और लास्ट में आप लोग उसको भी देख सकते हैं। जो गोला बनाए रहते हैं जिस प्रश्न के नंबर पर, उसको आप लोग लास्ट में देखकर वहां से आप लोग सही कर सकते हैं। इस प्रकार कम से कम 10 से 15 प्रश्न आप लोग सही कर सकते हैं। अगला, पुराने ज़माने के टीचर नहीं बनेंगे, यानी पुराने ज़माने के जो टीचर थे वह मारते थे, डांटते थे, अपने अनुसार पढ़ाते थे, तो उस प्रकार आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को वर्तमान समय के अनुसार बालक को मारना नहीं है, बालक को ज़बरदस्ती नहीं सिखाना है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आप लोग सिखाएंगे। इस प्रकार आप लोग ध्यान में रखकर प्रश्न का आंसर चयन करेंगे। अगला पॉइंट है, बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे, न कि पढ़ाने के को, यानी बच्चे को हमें क्या करना है, पढ़ाना नहीं है, उसे सिखाना है, खेल खेल में सिखाना है, और व्यवहार के माध्यम से, रचनात्मकता के माध्यम से, क्रियाशील के माध्यम से सक्रिय होकर बालक को सिखाना है, न कि अध्यापक के अनुसार सिखाना है। बालक के अनुसार सिखाना, बालक की जिस प्रकार रुचि है, जैसी रुचि है उसी के अनुसार बालक को सिखाने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में तथा कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में जाना, जो आप लोग एग्जाम तक इन बातों का ध्यान रखेंगे, और जो टॉपिक आप लोगों का कमज़ोर है उन टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। और साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गद्यांश पद्यांश से संबंधित कम से कम 30 प्रश्न आते हैं, तो आप लोग कम से कम गद्यांश पद्यांश अच्छे से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश पद्यांश से 30 प्रश्न आते हैं जो गलत होने की संभावना इसमें कम होती है। तो ये 30 प्रश्न आप लोग अच्छे से अपना तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक शेयर करिएगा, और